हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में कल समांतर श्रेणी के जो मुख्य टॉपिक थे उनको हमने समाप्त कर दिया था और कुछ हमने फॉर्मूले भी बताए थे उसके कि कौन कौन से फॉर्मूले आगे आने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज आगे होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट एजुकेशन के साथ। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास की जो सूचना है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, इस चैनल को शेयर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, यानी अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक था समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी वो है 5.1। समांतर श्रेणी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज है 5.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर लगा दिया है। लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। क्वेश्चन आप सभी ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो देखते हैं, लिखा है एपी है और क्यों। तो एपी जो शब्द आया है, एपी शब्द आया है, इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और इसका हिंदी रूपांतरण होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। जहाँ जहाँ भी एपी आएगा उसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। जो एपी नाम आएगा उसका मतलब होगा कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। चलिए क्वेश्चन, अब नीचे जो उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट हैं, ठीक है। उसमें से पहला पार्ट क्या है, देखिए स्क्रीन पर लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रारंभ किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। क्वेश्चन एक बार फिर से, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, मान लो यहाँ से ये किलोमीटर है, ये अगला किलोमीटर है, ये अगला है और ये अगला है, यहाँ से यहाँ तक किसी व्यक्ति को जाना है। मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, उसको यहाँ पर पी स्थान पर पहुँचना है, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो पहला किलोमीटर है जो, उसका जो टैक्सी का किराया है वो तो है 15 रुपये। अब इसके अतिरिक्त जितने भी किलोमीटर आएंगे उसका अतिरिक्त का किराया है 8 रुपये। कितना है? 8 रुपये। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपये। फिर दूसरा किलोमीटर आ गया तो 15 रुपये तो ये है और प्लस इसमें अतिरिक्त किराया है 8 रुपया। फिर इसके बाद अगले किलोमीटर के लिए 15 + 8 तो ये है ही, इसके अलावा अगला
8 रुपया जो अतिरिक्त किराया है वो भी साथ में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से आगे ये श्रेणी बनती जाएगी। तो हमें ये बताना है कि इसमें से जो श्रेणी बन रही है वो क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं। श्रेणी कौन सी बन रही है देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, A1 मान लिया हमने। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया कितना है, 15 रुपये, या A1 बराबर 15 रुपये। ठीक है, क्योंकि प्रथम पद होता है, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो प्रथम पद होता है श्रेणी का उसको क्या मानते हैं, A1 मानते हैं। क्या मानते हैं, A1। प्रथम पद को A1 मानते हैं। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो अगर नहीं देख पाई है, क्लास मिस कर दी है, तो उसकी हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो वहाँ से आप जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं, पूरी क्लास देख सकते हैं, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं हो पाएगी। तो प्रथम पद है A1 को हमने मान लिया 15 रुपये। अब अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया। अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया है। ठीक, तो ये प्रथम किलोमीटर के लिए था। फिर 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है कितना होगा, A2, या A2 बराबर 15 प्लस अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये था, लेकिन जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है, 8 रुपया। तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 हो गया, और 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 में 8 रुपये जो अतिरिक्त किराया था वो उसमें जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 23 रुपया। समझ में आ रहा है ना, 23 रुपया हो गया है। फिर 3 किलोमीटर के लिए देखते हैं। 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा, A3, या A3 में यानी A2 में हम 8 रुपया जोड़ देंगे, और A2 का मान कितना है, 23 प्लस 8 यानी 31 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया, 31 रुपया। 31 रुपया हो गया 3 किलोमीटर के लिए। तो इस प्रकार से बनी श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी हमारी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर A1 का मान कितना है, 15 रुपये। कितना है, 15। A2 का मान कितना है, 23 रुपया। A3 का मान कितना है, 31 रुपया। फिर आगे जो अगले किलोमीटर के लिए जो किराया होगा इसमें 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 39 रुपया। और आगे ये किलोमीटर के लिए जुड़ता जाएगा। इस प्रकार से जो बनी श्रेणी हो जाएगी A1, A2, A3, A4 और आगे ये अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, तो A1, A2, A3 के मान हमने यहाँ पर रख दिए 15, A2 का मान 23,
A3 का मान 31, इसी प्रकार से A4 का मान हो जाएगा 39 और आगे ये श्रेणी बनती जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि प्रथम पद हमारा 15 हो गया, द्वितीय पद हो गया 23। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त किराया था 8 रुपये, यानी प्रत्येक पद में 8 रुपये बढ़ता जा रहा है, यानी जुड़ता जा रहा है। तो दो पदों के बीच का अंतर कितना है? 8 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्रेणी है जो क्या हो जाएगी? एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अतः इस प्रकार बनी श्रेणी एक एपी है। अब यहाँ पर एपी आया है, हमने पहले ही इसका जो नाम है, पूरा नाम है वो बता दिया है कि एपी का क्या मतलब है। ठीक, एपी यानी समांतर श्रेणी है। और इसका जो सारवंतर है कितना है? 8 है। सारवंतर कितना है? 8 है। ठीक, इसका जो सारवंतर वो 8 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार से इसका दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक, इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका स्क्रीन पर लिखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखते हैं इसको कैसे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें, ताकि जितने ज़्यादा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हमें और भी इंटरेस्टिंग बढ़ता है उसके लिए कि हमें और अच्छे से तैयार करना है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे हम, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, यानी जो उपस्थित हवा है वो कितनी है? हवा की मात्रा लिख लेते हैं, कितनी है? x। कितनी है? x इकाई। और जो प्रथम पद है उसको हम क्या मानते हैं? A1। ये तो सभी जानते ही होंगे। ठीक है, x मान लिया हमने। अब एक बार जब उसमें पंप लगा है तो एक बार हवा निकाल देंगे तो उसका चौथाई हिस्सा उसमें से निकल जाता है। ठीक, एक बार हवा निकालने पर, एक बार हवा निकालने पर बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी? यानी A2। तो x माइनस x/4 यानी 3x/4 ये हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा। जब एक बार हवा निकाल रहे हैं तो उसका 1/4 भाग उसमें से शेष हवा में से बाहर निकल जाता है। तो
तो 1/4 भाग हमने इसका निकाल दिया, तो कितना बचा 3x/4। इसी प्रकार 2 बार हवा निकालने पर 2 बार हवा निकालने पर बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी A3। और A3 क्या है कि A3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3x/4 माइनस इसमें से कितना हो जाएगा 1/4 और 3x/4, यानी 3x/4 थी, उसमें से हवा निकाल लेंगे तो कितना बच रहा है उसका 1/4 भाग। तो 1/4 यानी 3x/4 का 1/4 निकाल लेंगे, उसमें से घटा देंगे, तो हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/4 चौके 16, या यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16 और 4 दिया 12x माइनस 3x बराबर 9x/16। ये A3 हो गया है। इसी प्रकार से हम 3 बार निकालेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा A4 कितना हो जाएगा। अब जो A3 में शेष बची है हवा की मात्रा, उसका 1/4 भाग उसमें से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x/16 माइनस 1/4 और 9x/16। इसको अगर कर दें तो 16 चौके 64 LCM आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 9 36x माइनस यहाँ पर 9x, तो बराबर 36 में से 9 घटा देंगे, कितने बचेंगे 27x/64। ठीक है, ये हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो हमारी श्रेणी बन रही है वो कौन सी श्रेणी बन रही है। यहाँ पर श्रेणी बनाएंगे तो श्रेणी बनेगी हमारी A1, A2, A3 और आगे डॉट डॉट। तो A1 का मान हमारा कितना है x, A2 का मान कितना है 3x/4, A3 का मान कितना है हमारा A3 ये है 9x/16, या इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू x, क्योंकि 9/16 यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। फिर A4 है, A4 कितना है 3/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 का 9 3 27, 4 चौके 16 चौके 64 और x और आगे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं और A3 माइनस A2 करते हैं तो इनका मान बराबर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो श्रेणी प्राप्त की है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। इन दोनों का कुछ आ रहा है, इन दोनों का कुछ आ रहा है, इन दोनों का कुछ और आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी श्रेणी प्राप्त हुई है वो एक समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। ठीक, तो हमें केवल इतना ही बताना है कि
ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो भी क्यों। तो हमने ये भी उसका कारण बता दिया है कि क्यों नहीं है, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा ये आप स्वयं करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पर देखिए लिखा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। इसका मतलब है कि हमें एक समांतर श्रेणी बनाना है। क्या बनाना है? एक समांतर श्रेणी बनाना है, जिसमें हमें उसका प्रथम पद दिया है और उसका सार्वंतर दिया है, यानी ए का मान दिया है और डी का मान दिया है। हमें एक समांतर श्रेणी बनाना है। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक बार देख लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन है लिखा है ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर भी 10 दिया है। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी बनाएंगे। ठीक, या समांतर श्रेणी नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सीधा आप डायरेक्ट एपी लिख सकते हैं। एपी बराबर, तो हम क्या बनाते हैं, A1 कोमा, जैसे समांतर श्रेणी हमने पहले बताया था, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी बनाते थे। तो यहाँ पर ए का मान 10 दिया है, ए का मान 10 दिया है। कितना दिया है? ए का मान 10, ए का मान 10। फिर अगले पद के लिए क्या आ जाएगा? ए यानी 10 प्लस डी का मान कितना है? 10। फिर यहाँ पर ए का मान 10 प्लस 2 गुणे डी का मान 10। फिर इसी प्रकार से 10 प्लस 3 गुणे 10। इस प्रकार से बन जाएगी 10, 10 और 10 20। यहाँ पर 10 दूनी 20 और 10 30 40। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। प्रथम पद दिया है, सीधी सी बात है, प्रथम पद ए का मान दिया है, वो पहला पद लिख लो। इसके बाद अगर डी का मान दिया है तो उसमें वही मान अगले पदों में जोड़ते जाइए। तो पहला पद हो गया 10, दूसरे पद में डी का मान जोड़ दिया, फिर तीसरे पद में ये जोड़ दिया, चौथे पद में ये जोड़ दिया। आगे ये जो 10 दिया है यानी डी का मान दिया है सार्वंतर, वो 10 अगले पदों में जोड़ते जाइए। तो इस प्रकार से हमें ज़्यादा नहीं, केवल 3 या 4 पद लिखना है। क्वेश्चन में अगर स्पेशली लिखा है कि कितने पद लिखना है तो हमें उतने ही पद लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट कह दिया है कि प्रथम 4 पद लिखिए। हमें 4 पद तो लिखना ही लिखना है, और एक आध और पद लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें 4 पद लिख देना है। तो 1 2 3 4 ये पद हमने लिख दिए। तो हमारी ये समांतर श्रेणी तैयार हो गई है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन इसका, इसमें ये फॉर्मूला तो मेन है। ठीक है, समांतर श्रेणी बनाने के लिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यही फॉर्मूला इसमें लागू होना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बराबर कितना हो जाएगा? ए का मान यहाँ पर कितना दिया है दूसरे क्वेश्चन में? -2 और यहाँ पर 0, -2 और 0। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा -2
और यहाँ पर -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 गुणा 0, फिर यहाँ पर -2 प्लस 3 गुणा 0। इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे -2, यहाँ पर -2 में 0 प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 ही आएगा। यहाँ पर भी -2 आएगा, यहाँ पर भी -2। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारी समांतर श्रेणी तैयार हो गई है। हमें केवल 4 पद लिखना है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, तो फिर एक पद ये हो गया, अगला ये, अगला ये, अगला, ये 4 पद हो गए हैं। ये हमारी समांतर श्रेणी तैयार है। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा, बस उसमें मान दिए गए हैं, प्रथम पद और सारवंतर दिया है, तो प्रथम पद लिखिए और सारवंतर अगले पदों में जोड़ते जाइए, समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा है जो स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। यानी जो समांतर श्रेणी दी गई है उसमें से हमें केवल प्रथम पद और सारवंतर निकाल के लिखना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो दिया है इसका, जो श्रेणी दी गई है 3, 1, -1 और -3, ये है। तो पहला पद है जो 3 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -1 है, चौथा पद -3 है, और आगे ये डॉट डॉट लगा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें केवल उसका प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। हम केवल एक ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप सभी के लिए करना है। तो इसका जो प्रथम पद है लिखेंगे, प्रथम पद यानी a बराबर, प्रथम पद है जो a है वो कितना हो जाएगा 3, यानी जो श्रेणी में पहला पद होता है वही प्रथम पद a बराबर कहलाता है। ठीक, तो इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है 3, और सारवंतर क्या होता है, सारवंतर है जो, यानी d से प्रदर्शित करते इसको, सारवंतर d बराबर होता है, यानी दूसरे पद में से हम प्रथम पद को माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 में से 3 घटा देंगे, -2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, -2। तो बस हमें केवल इतना ही बताना है कि प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 3 और सारवंतर d बराबर हो जाएगा -2। पूरे क्वेश्चनों में यही करना है। इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं केवल इतना ही लिखना है कि हमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। जैसा अगला क्वेश्चन है, -5 -1 और 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसके लिए जो प्रथम पद है a का मान कितना हो जाएगा, -5, और d का मान है वो सारवंतर कितना हो जाएगा, घटा देंगे, -1 में से घटाएंगे हम -5, तो -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 5, तो 5 में से 1 घटा देंगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। यानी जो 4 है प्लस के 4 वो है उसका सारवंतर, और प्रथम पद कितना हो जाएगा, -5। समझ में आ रहा है ना। हाँ, a बराबर हो जाएगा -5 और d बराबर हो जाएगा 4। इतना लिखना है केवल, प्रथम पद और सारवंतर। ठीक, प्रथम पद a, सारवंतर d। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा आप लोग स्वयं करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा है इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है कृपया लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
देखते चौथा क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यानी कौन कौन सी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो श्रेणी दी गई है इसमें कितने दिए हैं, 15 श्रेणी दी गई हैं। 15 श्रेणियों में से हमें ये देखना है कि कौन कौन सी श्रेणी तो समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर क्या है, और इनके 3 पद और लिखना है हमें। ठीक है, 3 पद और लिखना है। तो पहले हम इसका पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इसका है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर देखते हैं 2, 4, 8, 16। तो इसका प्रथम पद है 2 और जो सारवंतर है कितना है, 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8 में से हम 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे 4। यानी अगर हम 2 पदों के बीच का अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो सबसे पहले तो यही देखना है हमें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कुछ है, इन दोनों के बीच का अंतर कुछ है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर हमें सीधा लिख देना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। इसके आगे हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समांतर श्रेणी है ही नहीं है, तो आगे के हम पद कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर बताना है कि क्या उसका सारवंतर हो रहा है, और सारवंतर निकालने के बाद उसके हमें 3 पद और आगे बढ़ा के लिखना है। तो इससे तो स्पष्ट हो गया है कि जो पहला क्वेश्चन है, पहली श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी तो नहीं है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम इसका। अगर जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें सर ये समस्या हो रही है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम किसी और अन्य विधि से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगली श्रेणी दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम पद तो यहाँ पर 2 दिया ही है, तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो d बराबर, यानी d1 लिख दें यहाँ पर, d1 बराबर कितना हो जाएगा 5/2 - 2, यानी कितना आ जाएगा 5 - 4/2, यानी 1/2 आ जाएगा। फिर d2 निकाल लें अगर हम, इसके और इसके बीच के अंतर जो निकालेंगे वो कितना आ रहा है, तो 3 में से हम 5/2 घटा देंगे, तो 3 दूना 6 - 5/2, यानी 1/2। d3 भी निकाल के देख देते हैं। d3 कितना हो जाएगा 7/2 - 3, यानी 7 में से 3 दूना 6 घटा देंगे, बटे में 2, यानी 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक सारवंतर का मान कितना है 1/2, यानी समान है। तो ये श्रेणी कैसी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। अब जब ये समांतर श्रेणी सिद्ध हो गई है तो यहाँ पर हम इसका सारवंतर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सारवंतर। तो सारवंतर कितना है 1/2। अब जब सारवंतर हो गया है तो इसके हमें 3 पद और लिख देना है। तो 3 पद और लिख देंगे। 7/2 के बाद कितना आ जाएगा 4। पूरी श्रेणी लिख देंगे हम, 2, 5/2,
3 7/2 4 9/2 5। तो ये आ जाएंगे 3 पद और आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अन्य श्रेणियों के भी अगले 3 पदों को लिख देना है अगर वो समांतर श्रेणी के हैं तो। अगर समांतर श्रेणी की नहीं है तो हम स्पष्ट लिख देंगे कि ये दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम ये अभ्यास खत्म कर लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में। ठीक है, तो जितने शेयर करोगे उतने ही हमारे साथ ये बच्चे जुड़ जाएंगे और उनको किसी ना किसी प्रकार से फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है आपके ज़रिए अगर किसी को फ़ायदा मिल रहा है तो आप उसमें उसके हकदार हैं कि आप उसके धन्यवाद के पात्र होंगे कि आपके द्वारा किसी को फ़ायदा मिल रहा है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फिर से कहेंगे, दिल से रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और अगली क्लास में मिलेंगे तो अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।